सोचिए आपके घर में आपकी एक अलमारी है, लेकिन उसकी चाबी किसी और के पास है और अचानक एक दिन आपको बताया जाए कि अगर आपने एक नया कागज साइन नहीं किया तो वो अलमारी ताला लगाकर सील कर दी जाएगी बिना आपकी मर्जी के। अब इसे अलमारी से हटाकर बैंक लॉकर पर ले आइए। जी हाँ, देश भर में लाखों लोग जो सालों से बैंक में लॉकर किराए पर ले रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी बताते हैं आपको। दरअसल आरबीआई ने बैंकों को ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने लॉकर ग्राहकों से एक नया रेंटल एग्रीमेंट साइन करवाएं। क्या कुछ है इस नए रेंटल एग्रीमेंट में, इसको साइन करने की डेडलाइन क्या है, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। बात है साल 2021 की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया था कि वो अपने लॉकर ग्राहकों से एक नया रेंटल एग्रीमेंट साइन करवाएं, यानी पुराने लॉकर समझौते अब मान्य नहीं रहेंगे। आरबीआई का कहना था कि बदलती टेक्नोलॉजी, बढ़ती शिकायतें और नए बैंकिंग रूल्स को ध्यान में रखते हुए पुराने एग्रीमेंट्स अपडेट करना जरूरी है। इसके लिए पहले डेडलाइन दी गई थी 1 जनवरी 2023, फिर इसे बढ़ाकर दिसंबर 2023 और फिर मार्च 2024 कर दिया गया। लेकिन अब मार्च 2024 की डेडलाइन भी बीत चुकी है और बैंक और आरबीआई के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है इसी बात को लेकर। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20% लॉकर होल्डर्स ने अब तक नया एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। बैंकों का कहना है कि वो ग्राहकों को लगातार रिमाइंडर भेज रहे हैं, लेकिन कई लोग फिर भी आकर एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहते हैं। कुछ केसों में तो लॉकर के मालिकों के बीच लीगल डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसलिए कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। अब बैंक चाहते हैं कि उन्हें इजाजत मिले कि ऐसे नॉन कंप्लायंट ग्राहकों को आखिरी नोटिस भेजकर उनका लॉकर सील कर दिया जाए, यानी लॉकर का ऑपरेशन बंद कर दिया जाए जब तक ग्राहक नया समझौता साइन ना करे। अब सवाल है कि आखिर नए लॉकर एग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अगर बैंक की गलती से लॉकर में रखी चीजों को नुकसान होता है या फिर चोरी होती है तो ग्राहक को कानूनी मुआवजा मिल सकता है। लॉकर ऑपरेशन के नियम, सेफ्टी प्रोटोकॉल और जिम्मेदारियों को साफ साफ लिखा गया है। बैंकों को लॉकर के सीसीटीवी रिकॉर्ड 180 दिन तक संभाल कर रखने होंगे। ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल अलर्ट भेजना जरूरी होगा जब भी लॉकर ऑपरेट हो। इन सब का मकसद सिर्फ एक है कि ग्राहकों को ज्यादा सुरक्षा दी जाए, लेकिन बिना साइन किए ये सुरक्षा लागू नहीं होती। अब आरबीआई चाहते कि सभी बैंक जल्द से जल्द रिपोर्ट दें कि कितने ग्राहकों ने नए एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। बैंकों का तर्क है कि उन्हें फुल कंप्लायंस के लिए कम से कम दिसंबर 2025 तक का समय मिलना चाहिए, ताकि वो हर लॉकर होल्डर तक पहुंच सके। लेकिन तब तक क्या लॉकर बंद हो जाएंगे? क्या लाखों लोगों के गहने, डॉक्यूमेंट्स और कीमती सामान सील कर दिए जाएंगे? इस पर फिलहाल सरकार विचार कर रही है, लेकिन खतरा असली है। अब अगर आपके पास ही बैंक लॉकर है तो फौरन चेक कर लीजिए, क्या आपने नया रेंटल एग्रीमेंट साइन किया है? क्या बैंक ने आपको कोई एसएमएस, कॉल, लेटर भेजा है जिसे आपने इग्नोर कर दिया है? क्या आपके लॉकर से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हैं? अगर आपने अब तक नया समझौता साइन नहीं किया है तो हो सकता है आने वाले महीनों में आपका लॉकर सील कर दिया जाए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको बैंक से काम पड़ता है। यानी आप, ये जन सामान्य की बात है कि हर किसी का खाता देश के किसी भी बैंक में, सरकारी हो या प्राइवेट, खाता होता जरूर है। और पिछले 10 साल में भारत सरकार ने लगभग सभी लोगों का, छोटे बड़े लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाने का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों, बहुत सी चीज़ों का लाभ भी मिलता है और बहुत सी चीज़ों का नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे कि बैंकों में खाता खुलवाने के लिए जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपनी वाहवाही लूटी कि उन्होंने देश में अब तक के सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए, उन लोगों के अकाउंट खुलवाए जो कि कभी बैंक में अकाउंट खोलने की हैसियत ही नहीं रखते थे। दोस्तों, ये बात सही है कि मोदी सरकार ने ऐसे लोगों का बैंकों में अकाउंट खुलवा दिया जिनने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बैंक की पासबुक होगी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के इस योजना का फ़ायदा उन धन्ना सेठों को हुआ जिन्होंने सरकार से मिलकर गरीब आदमी के करोड़ों रुपया ऋण के रूप में लिया। ऐसा ऋण जिसको बहुत ही मामूली ब्याज पर उन लोगों को करोड़ों रुपए दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अब ये देखने में आ रहा है कि आम आदमी का पैसा लूटने में, उनके गाड़ी कमाई के पैसे बैंकों में जमा है, उस पर साइबर क्राइम और बैंक कर्मचारियों की नीयत साफ दिख रही है। पिछले 10 साल में लगभग
27,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया है। ये आंकड़ा तो सिर्फ बैंक कर्मचारियों के हिसाब से आया है। ये सामने में आया है कि पिछले सालों में बैंकों ने इंश्योरेंस बेचने के काम में अपने ही खाता धारकों के साथ दगाबाजी करते हुए उनकी मर्जी के खिलाफ, उनकी मंजूरी के बिना इंश्योरेंस बेचने की जो गलतियां की हैं या जो जुर्म किया है। आप ये जानते हैं कि किसी खातेदार के मर्जी के खिलाफ आप बैंक अकाउंट से उसके पैसा नहीं काट सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी बैंक हैं जिन्होंने ऐसा किया है। नहीं ली गई थी, नहीं परमिशन नहीं, तो बिना परमिशन के ही आप लोगों ने पैसे काट दिए। बिना सिग्नेचर के निकाल दिए। सर ये एक अच्छी पॉलिसी है जिसमें हम लोगों के भले के कितने किसानों के पैसे, कितने किसानों खाते से पैसे कटे हैं ये? लगभग 200 किसानों के खाते से बिना परमिशन आप लोगों ने ट्रांजैक्शन कर दी। ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसमें हमने लोगों को पॉलिसी दी। क्या इस तरह से पैसे काटे जा सकते हैं? अच्छी पॉलिसी। क्या किसी भी बैंक से बिना परमिशन के पैसे काटे जा सकते हैं? सर जनरल इंश्योरेंस के पैसे हम काट सकते हैं सर। ये ऑथराइज्ड हो आप? बिना जानकारी के आप पैसे काट सकते हो? एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसमें लोगों का भला होगा। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं, क्या बैंक ऑथराइज्ड है किसानों को बिना जानकारी के उनके खाते से पैसे काटने के लिए? नहीं, लेकिन अगर हम लोगों से बात करेंगे तो लोग क्या आपने बात की थी? अपने हेल्थ के प्रति जो है सचेत नहीं है। मैं काफी लोगों से बात करता हूं। आपने बात की थी? यहाँ 200 लोगों के जो खाते से पैसे कटे हैं, क्या आपने उन लोगों से बात की थी? मैंने बात नहीं की। फिर पैसे क्यों काटे गए? पैसे क्योंकि एक अच्छी पॉलिसी है। नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बिना परमिशन ही आपने पैसे काट दिए? बैंक के मालिक हैं, बिना परमिशन ही आपने पैसे काट दिए? जी ठीक है, तो आप गलती मानते हैं? आप अपनी पैसा काट सकते हैं? गलती मानते हैं आप? गलती नहीं है। हम किसान के लिए एक बहुत अच्छी पॉलिसी जो है पेश कर रहे हैं बिना उनकी जानकारी के? नहीं, जानकारी है लोगों को है। जब आके हमसे पूछते हैं कि भाई किस चीज के पैसे कटे हैं तो हम उन्हें जानकारी पैसे कटने के बाद जानकारी देते हैं आप? जी ठीक है। अच्छा, एक मामला और भी आया है कि जहां आपकी दूसरी ब्रांच जो एक मुंबई में है, उनके द्वारा लगातार किसानों के जो खाते हैं उनमें से 10-10 हजार रुपए तक काटे जा रहे हैं। पहले भी एक बार ये मामला आया था और आपको शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये रुक गया था, लगभग 1.5 साल तक रुका। उसके बाद फिर दोबारा पैसे कटने लगे। वो AEPS के माध्यम से पैसे कटे हैं। AEPS के माध्यम से पैसे जो है कस्टमर की मर्जी से ही कटते हैं। यदि इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी पाई गई और हमने कस्टमर को बोल दिया है कि अपनी FIR हमको दें, हम इसमें जांच करेंगे। ये EAPS क्या है? आधार एनेबल्ड। अच्छा, आधार के जरिए पैसे निकाले? आधार के जरिए पैसे निकले। अच्छा, तो यानी कि किसान की मर्जी से ही पैसे निकले हैं? किसान की मर्जी से। वो तो मना कर रहे हैं और लगातार 60-70 हजार लगातार 6-7 किस्तों में पैसे कटे। 65,000 रुपए निकले हैं। मुझे इस बात की जानकारी है। मैंने कस्टमर को बोल दिया था कि मुझे इसकी FIR जो है एप्लीकेशन दे, जिसके माध्यम से मैं अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दूं कि इसमें क्या हुआ है। 1.5 साल पहले भी ये शिकायत आपसे की गई थी और 1.5 साल बाद जब आपने उनके खाते से पैसे पुलिस के बीच मुंह छिपाकर खड़े ये वो लोग हैं जो आखिरी सांसें गिन रहे बीमार लोगों के नाम पर सौदा करते हैं। यूपी में फर्जी बीमा पॉलिसी कर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाली गैंग के ये 2 सदस्य हैं जो वाहन चेकिंग के दौरान संभल में पुलिस के हत्थे चढ़े। दोनों आरोपियों के पास से 11.5 लाख रुपए कैश और 19 डेबिट कार्ड रिकवर हुए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वो बीमार लोगों का बीमा कर 30 करोड़ रुपए हड़प चुके हैं। पुलिस को आशंका है कि ये फ्रॉड करीब 100 करोड़ रुपए का है। सबसे पहले पुलिस गिरफ्त में आए गैंग के सदस्य ओंकारेश्वर मिश्रा का खुलासा सुनिए। हम फर्स्ट सॉल्यूशन सर्विस कंपनी में बतौर इन्वेस्टिगेटर काम करते हैं। हम ज्यादातर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो गरीब और अनपढ़ होते हैं, काफी बीमार होते हैं। हमें यह लगता है कि अगले कुछ दिनों में वो लोग मर जाएंगे। हम ऐसे परिवारों को सरकारी स्कीम का झांसा देकर उनसे पूरी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लेते हैं। ये गैंग गरीब लोगों के आधार कार्ड में करेक्शन करवाकर अपना फोन नंबर और एड्रेस अपडेट करवा देते हैं। इसके बाद बैंक में फर्जी ढंग से उस शख्स का खाता खुलवाते हैं। जब बैंक के सभी OTP उस नंबर पर आने लगते हैं तो बीमार व्यक्ति की 10 से 30 लाख रुपए तक की बीमा पॉलिसी की जाती है। इतने दिनों में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसके बाद ये गैंग डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर बीमा पॉलिसी क्लेम करती है। पॉलिसी होने के 1-2 महीने में अगर किसी की मौत हो जाती है तो इस पर इंक्वायरी होनी तय है, लेकिन गैंग के लोग खुद ही इन्वेस्टिगेटर यानी सर्वेयर हैं, इसलिए वो रिपोर्ट को ओके कर देते हैं। फिर कुछ दिनों में पॉलिसी का पूरा पैसा खाते में आ जाता है। मृतक के सारे डॉक्यूमेंट इस गिरोह के पास पहले से होते हैं, इसलिए वो पैसा आने के 24 से 48 घंटे। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से
जो सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट बैंक हैं उनमें हायर मैनेजमेंट की तरफ से कर्मचारियों पर ये दबाव बनाया जाता है कि वो अपने कस्टमरों, अपने खाता धारकों को इंश्योरेंस बेचने का काम करें। दोस्तों, इस बात को लेकर जो शाखा स्तर पर कर्मचारी होते हैं उन पे काफ़ी दबाव बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि अगर आप बीमा नहीं बेचेंगे तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, आपको ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ताकि आप बहुत परेशान हो। ऐसे में बैंक कर्मचारी मजबूरी कहिए या उनकी अपना भी उसमें स्वार्थ होता है कि बैंक जब पॉलिसी बेचता है किसी कस्टमर को तो उसका कमीशन भी 40 से 50% होता है। ऐसे में जहां एक तरफ मैनेजमेंट का दबाव रहता है बैंक कर्मियों पर, वहीं दूसरी तरफ उनको इस बात का लालच रहता है कि उसके द्वारा बेची गई पॉलिसी पर उसे 40 से 50% कमीशन मिलेगा। अधिकतर बैंक कर्मचारी अपने ही बैंक की बीमा पॉलिसियों को बेचने का काम करता है, जैसे कि कोटक महिंद्रा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। इस तरीके से नेशनलाइज और प्राइवेट बैंक भी अपने स्टाफ पर अपनी ही कंपनी के बीमा को बेचने के लिए उन पर दबाव बनाता है। और दबाव में आकर बैंक कर्मचारी ऐसे में अपने खाता धारकों को उनकी मंजूरी के बिना उनके नाम पर पॉलिसियां बेच देते हैं और उनके अकाउंट से पैसा काट लेते हैं। ये एक जुर्म है। बिना खाता धारक की मंजूरी के बिना आप किसी के खाते से पैसा नहीं काट सकते, उसकी मंजूरी के बिना आप उसको पॉलिसी नहीं बेच सकते। लेकिन ये सब हुआ और ये सब सरकार की आंख के नीचे हो रहा है क्योंकि इसमें सभी का फायदा नज़र आ रहा है। ऐसे में सरकार भी अपनी आंखें बंद कर लेती, खास तौर से वित्त मंत्रालय ऐसे घोटालों को देखते हुए नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि उसके खजाने में भी पैसा जा रहा होता है। ऐसे में साफ है कि किस तरीके से बैंक कर्मचारी और इंश्योरेंस कंपनियां मिलकर एक जनसाधारण जिसका खाता बैंक में है उसको चूना लगाने की साजिश में मिले हुए हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी मिलकर आम जनता की गाढ़ी कमाई पर उसकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दाइए अवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेब अवाम की सफाई कीजिए। लूट के गरीबों को भलाई कीजिए। कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए। बच के हम किधर जाएं इस सियासी जंगल से। वाह वाह वाह। बच के हम किधर जाएं इस सियासी जंगल से।
एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है, एक तरफ दरिंदा क्या है। कशमकश है, वाह वाह वाह। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की तेरी नरविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। जबरो सफ़ाकी तुग़यानी का बाग़ी हूँ मैं, नशे क़ुव्वत इंसान का बाग़ी हूँ मैं। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा। ख्वाब दिखाने वालों से होशियार रहो, ख्वाब दिखाने वालों से होशियार रहो, जादूगर की चालों से होशियार रहो। जाने कभी ये उंगली काट के ले जाएं, जाने कभी ये उंगली काट के ले जाएं, हाथ मिलाने वालों से होशियार। आजादी के पंख जकड़ने वाली है, आजादी के पंख जकड़ने वाली है, इस मकड़ी के जालों से होशियार रहो। शाहों को बेनकाब करती हैं, शाहों को बेनकाब करती हैं, इशारों से इनकलाब करती हैं जामिया की लड़कियां। शाहों को बेनकाब करती हैं, इशारों से इनकलाब करती हैं जामिया की लड़कियां। और पितृसत्ता के कपड़े फट जाते हैं, पितृसत्ता के कपड़े फट जाते हैं, सब लोग राह से हट जाते हैं जब रास्तों पे डट जाती हैं जामिया की लड़कियां, जब रास्तों पे डट जाती हैं जामिया की लड़कियां। और जब पुलिस उठाती है लाठी और लोग उठाते हैं पत्थर, जब पुलिस उठाती है लाठी और लोग उठाते हैं पत्थर, मक्तल से चीखें उठती हैं, इंसान की सांसें रुकती हैं। जब आहें सब घुटती रहती हैं, निगाहें सब झुकती रहती हैं, झुकने लगते हैं जुल्म के आगे जब दुनिया के सब आदमी, झुकने लगते हैं जुल्म के आगे जब दुनिया के सब आदमी, थकने लगते हैं मालिकों से लड़ लड़ के गुलाम भी। जब इंसानियत के टूटे टुकड़े सड़कों पर गिरने लगते हैं, भींच के मुट्ठी, भींच के मुट्ठी सड़कों से नारे उठाती हैं जामिया की लड़कियां, भींच के मुट्ठी सड़कों से नारे उठाती हैं जामिया की लड़कियां।